हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग। इसका उपयोग कैसे किया जाता है और क्या इसके लाभ हैं, खास तौर पर अवधारणा निर्माण में, क्योंकि चैप्टर 5 के अंतर्गत हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। जो चैप्टर 5 है अवधारणा निर्माण यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो इस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में क्या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए क्या ऐसे टूल्स हो सकते हैं जिनसे हम कॉन्सेप्ट को इजीली डेवलप कर सकें, आसानी से डेवलप कर सकें। तो उसमें एक टूल होता है, एक तरीका होता है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। जैसे आपने माइंड मैप्स देखे होंगे, वेन डायग्राम, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स। तो ये सब क्या है? ये कॉन्सेप्ट मैप और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स के हिस्से हैं। और अलग अलग जो कॉन्सेप्ट मैप है वो यूज किए जाते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आज यही समझेंगे कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का क्या अर्थ होता है, इसके क्या प्रकार हैं, कॉन्सेप्ट मैप क्या है, कॉन्सेप्ट के डेवलपमेंट में या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में, अवधारणा के निर्माण में इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए इनका क्या उपयोग है। साथ ही ये आलोचनात्मक और तार्किक चिंतन का विकास किस प्रकार करता है, आलोचनात्मक और तार्किक चिंतन का विकास कैसे किया जा सकता है। तो जो विविध शिक्षार्थी हैं उनके लिए कैसे उपयोगी है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और कॉन्सेप्ट मैप के लाभ क्या हैं, और शिक्षक की क्या भूमिका है इनके उपयोग को करने में, और इनकी क्या सीमाएं हैं। तो इस सब पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आजकल हम देखें तो आजकल सिर्फ ये नहीं है कि हम जो पाठ्य सामग्री है, हमारे पास जो किताबें हैं उनसे पढ़ाते हैं, तो ये पर्याप्त आजकल नहीं माना जाता। जो मॉडर्न टीचिंग है तो उसमें अवधारणा निर्माण के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चे के ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, और फिर जब नए ज्ञान को उसको दिया जाए तो इस तरह से प्रेजेंट करा जाए कि वो आसानी से उन चीजों को याद रख सके। इस प्रक्रिया में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग करें, क्योंकि विद्यार्थियों के विचारों के बीच संबंध बनाने के लिए और स्वयं ज्ञान की रचना बनाने के लिए माइंड मैप्स वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक टूल है। क्या है? टूल है जिनके द्वारा हम अवधारणा निर्माण को सरल, स्पष्ट और स्थायी बनाते हैं। ठीक है, इजीली तरीके से हम किसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह के आपने मैप्स देखे होंगे। तो जैसे ये माइंड मैप्स या जो कॉन्सेप्ट मैप है वो यूज होते हैं चीजों को इजीली याद रखने के लिए और क्लियरली फ्लो के रूप में याद रखने के लिए। तो इसी के बारे में डेविड ऑसवेल ने कहा था कि अर्थपूर्ण अधिगम तभी संभव है जब नई जानकारी को पूर्व जानकारी से यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, क्योंकि जब तक हम किसी नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नहीं बताएंगे तो बच्चा जो है उस चीज को स्थायी रूप से नहीं सीख पाएगा, और उसका जो कॉन्सेप्ट है यानी अवधारणा है उसका निर्माण सही ढंग से जब ही होगा जब उसको नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बताया जाए। तो इसमें ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या है? ग्राफिक ऑर्गेनाइजर एक टूल है। क्या है? एक टूल है। और ये कैसा टूल है? एक दृश्य प्रस्तुतिकरण, यानी जो सूचना और तथ्य हैं उन्हें हम विजुलाइज कराने की कोशिश करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में। तो जो भी विचार और तथ्य और जो अवधारणाएं हैं उनको चित्रात्मक रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है। जैसे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया तो उसे इस तरह से हम 4 सर्कल में या 4 बॉक्सेस में या 4-5 जितने भी पॉइंट है उन्हें अलग अलग बॉक्सेस में इस तरह से अगर सजा देते हैं तो उससे जो है वो व्यवस्थित लगते हैं और याद करने में आसान हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों को जो जानकारी जो है उसको समझने, वर्गीकृत करने और संबंध बनाने में इससे क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो इजी हो जाता है। तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर एक टूल है। टूल मतलब उपकरण है जिसकी सहायता से सीखना आसान हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है कितने प्रकार के हो सकते हैं? बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रकारों में देखें तो वेन आरेख है। वेन आरेख जो समानता और भिन्नता दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह के डायग्राम आपने देखे होंगे, वेन डायग्राम, जैसे ए और बी के बीच में संबंध दिखाना हो या ए बी और सी के बीच में हमें संबंध दिखाना हो, तो इस तरह के वेन डायग्राम आपने देखे होंगे। फिर माइंड मैप्स होते हैं। माइंड मैप्स जिनके द्वारा जो है मुख्य विचार से शाखाएं जोड़ जोड़ करके सारी सूचनाओं को लिखा जाता है, इस तरह के होते हैं। फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स आपने देखे होंगे कंप्यूटर वगैरह के सब्जेक्ट में जो फ्लो चार्ट्स का बहुत यूज किया जाता है। आगे मैं दिखा दूंगा आपको। देखो फ्लो चार्ट्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो फ्लो चार्ट्स का यूज होता है, और चार्ट और तालिकाओं का भी यूज होता है। ये सब क्या है? ग्राफिक ऑर्गेनाइजर हैं जो सूचनाओं की तुलना और वर्गीकरण में यूज की जाती है, तालिकाएं। और सीक्वेंस चार्ट होते हैं जहां पर हिस्ट्री में जो है आप देखोगे तो क्रोनोलॉजी लिखी जाती है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में क्रोनोलॉजी अगर हम लिखते हैं तो उन्हें एक क्रम में अरेंज करते जाते हैं और उसको सीक्वेंस में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? सीक्वेंस में। तो उसे हम सीक्वेंस चार्ट कहते हैं कि पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी घटी, फिर कौन सी घटी। उन्हें अगर हम सीक्वेंस में एक फ्लो में लिख दें तो उसको सीक्वेंस चार्ट कहेंगे, जहां घटनाओं का क्रम दिखाया जाता है। तो जो ग्राफिक
ऑर्गेनाइजर है वो कई प्रकार के हैं, ये हमने देख लिया। इनमें हम कॉन्सेप्ट मैप की बात करें तो ये भी एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का ही एक प्रकार है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का एक प्रकार है कॉन्सेप्ट मैप। जैसे माइंड मैप होते हैं वैसे ही होते हैं कॉन्सेप्ट मैप। इसमें क्या है, विभिन्न अवधारणाओं को नोड यानी वृत्त या बॉक्सेस में दिखाया जाता है। इस तरह से वृत्त में या बॉक्सेस में दिखाया जाता है और उन्हें किसी रेखा या लिंक से जोड़ दिया जाता है, या मुख्य अवधारणा को बीच में दिखा करके और जो अन्य अवधारणा जो जुड़ी हुई अवधारणा है उन्हें साइड में दिखा दिया जाता है। तो इस तरह से जो है उनको लिंक किया जाता है और इन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप। तो इनको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, जोसेफ नोवाक को। ये याद रखेंगे, जोसेफ नोवाक ने कहा था अर्थपूर्ण अधिगम को अगर बढ़ाना है और सीखने के उद्देश्यों को जल्दी से हासिल करना है तो कॉन्सेप्ट मैप उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो जोसेफ नोवाक ने कॉन्सेप्ट मैप के डेवलपमेंट की परिभाषा दी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रक्रिया को लिए उन्हें विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अब कॉन्सेप्ट मैप की अवधारणा और निर्माण में, कॉन्सेप्ट मैप का जो अवधारणा निर्माण में क्या उपयोग है, यानी जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने में, उसके फॉर्मेशन में इन कॉन्सेप्ट मैप का क्या यूज है। ये नई और पुरानी अवधारणाओं के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं, विषय की संरचना को एक समग्र रूप में प्रस्तुत करते हैं और जटिल विषयों को सरल बनाते हैं। साथ ही विद्यार्थी को स्वयं ज्ञान संरचना बनाने हेतु प्रेरित करते हैं। तो जैसे पर्यावरण विषय में वायु, जल, भूमि और जीव जंतु आदि को जोड़ करके एक समग्र पर्यावरण की जो है वो अवधारणा बच्चा विकसित कर सकता है। अब जैसे मुझे इसी का एक कॉन्सेप्ट मैप बनाना हो, पर्यावरण किस किस से मिलकर बना है, तो मैं बीच में लिखूंगा पर्यावरण। तो इसमें मैंने यहां लिख दिया पेड़ पौधे और वायु, जल, भूमि, जीव जंतु। इस तरह से एक मैप बन गया जिससे मैं ये याद रख सकता हूं, ठीक है, मनुष्य और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नदी, पहाड़। तो ये सब किसका हिस्सा है, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। तो अगर मैंने पर्यावरण के हिस्सों को इसके चारों ओर अलग अलग सर्कल में दिखाते हुए इनसे इसे जोड़ दिया तो इसका मतलब ये पर्यावरण के हिस्से हैं। तो एक समग्र समझ को विकसित करने के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए इनका सहारा लिया जाता है। क्लियर है। तो ये अर्थपूर्ण अधिगम का निर्माण करते हैं। तो बच्चों को फिर तथ्यों को रटने की आवश्यकता नहीं होती, उनके बीच संबंध बना करके बच्चे चीजों को समझ सकते हैं। तो अधिगम अर्थपूर्ण तब बनता है जब अधिगम के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स का, कॉन्सेप्ट मैप का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। पूर्व ज्ञान को सक्रिय कर देता है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और नई जानकारी को व्यवस्थित कर देता है, उसे स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं और इससे जो है लंबे समय तक उन्हें याद रखने में आसानी होती है, दीर्घकालिक अवधारणाएं विकसित होती हैं। फिर अगर देखें तो इसका आलोचनात्मक और तार्किक चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कैसे विकास होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम कारण और परिणामों के बीच के संबंध की आसानी से पहचान कर सकते हैं। किसी भी घटना के पीछे क्या कारण है और उसके क्या परिणाम हुए और उनके बीच में अगर हम उनको एनालिसिस करके एक चार्ट के रूप में बना लें तो हमें आसानी से एनालिसिस कर पाते हैं और कारण और परिणाम के संबंध को आसानी से पहचान पाते हैं। फिर तुलना करने में, विश्लेषण करने में आसान होता है, वर्गीकरण करना, निष्कर्ष करना आसान हो जाता है इनकी सहायता से, इसलिए चिंतन का जो विकास होता है, समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। तो विद्यार्थी केवल जानकारी ही नहीं ग्रहण करता बल्कि उसका विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, तुलना करना भी सीखता है। तो अलग अलग जो स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के विविध शिक्षार्थी होते हैं क्लास में। तो सीखने वाले जो है, कुछ बच्चे जो है तीव्र गति से सीखते हैं, कुछ मध्यम गति से सीखते हैं, कुछ मंद गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे जो है विजुअली चैलेंज होते हैं, कुछ जो है ऑडियोबल चैलेंज होते हैं। तो ये जो बच्चों के साथ अलग अलग समस्याएं होती हैं उसमें जो ये चार्ट है वो अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि इन चार्ट्स के माध्यम से जो है वो बच्चे भी सीख सकते हैं जो मध्यम गति से सीखते हैं, जो मंद गति से सीखते हैं। तो उनके सीखने की गति बढ़ सकती है। और खास तौर पर जो विजुअल जो बच्चे देखते हैं वो उनके लिए प्रभावी होता है, वो उन्हें लंबे समय तक याद रहता है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को ये सहायता करते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होते हैं विजुअल्स के द्वारा सिखाना। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए भी सरल प्रस्तुतीकरण के द्वारा उन्हें सिखाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम उन्हें सिंपल तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं तो ऐसे बच्चे जो मंद गति से सीखते हैं या जो किसी भी विशेष आवश्यकता के कारण जो है वो नहीं सीख पा रहे हैं तो उन्हें सीखने में आसानी होती है इस तरह के प्रेजेंटेशन के द्वारा। तो बहुभाषिक कक्षा में भी हम विजुअल्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में अगर जहां भाषाई दिक्कतें हैं
पहले की क्लासों में हमने डिस्कस किया था, जब हमारी क्लास बहुभाषी होती है तो हम बच्चे हमारी भाषा नहीं समझते, पर चित्र का मतलब हर कोई समझता है। अगर मैं शेर का चित्र दिखाऊंगा तो वो किसी भी भाषा में बच्चा शेर को जानता होगा तो अपनी भाषा में उस चीज को समझ जाएगा, या मैं अगर उसको बंदर का चित्र दिखाऊंगा तो वो अपनी भाषा में समझ जाएगा कि ये बंदर है कि मंकी है, जो भी भाषा वो जानता होगा उस भाषा में वो उसको पहचान लेगा। तो इसलिए कई बार जो विजुअल्स हैं या जो कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं और चार्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं बहुभाषिक कक्षा में भी। फिर ये क्या लाभ है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके क्या लाभ है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और कॉन्सेप्ट मैप को यूज करने के। हमारे जो जटिल विषय हैं उसको सरल बनाते हैं, ये जटिल विषयों को सरल बनाते हैं। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, लंबे समय तक चीजों को याद रखा जा सकता है। रचनात्मकता का विकास होता है, क्रिएटिव तरीके से बच्चे अपनी सूचनाओं को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक ढंग से उन्हें लिख सकते हैं। साथ ही इससे जो है बच्चे क्लास में सक्रिय रहते हैं और वो चित्रों को देख करके ज्यादा सीखते हैं। समझाने में समय की बचत होती है, कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझा जा सकता है और जल्दी से समझा जा सकता है। और इससे जो है आत्म अधिगम यानी बच्चों की सेल्फ लर्निंग को भी वो प्रोग्रेस होती है। बच्चे खुद से भी सीखते हैं, चित्रों को देख करके, प्रेजेंटेशंस को देख करके वो बच्चे खुद से भी सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेल्फ लर्निंग को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो कई सारे इसके लाभ होते हैं। अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक को कैसे यूज करना चाहिए, कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। पर शिक्षक को विषय अनुसार जो है कॉन्सेप्ट मैप को यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो विषय के अनुसार नहीं होगा तो समझने में और ज्यादा मुश्किल होगी। विद्यार्थियों को निर्माण की प्रक्रिया सिखाना चाहिए, यानी हमने मैपिंग कैसे की है, किसी चीज को किस तरह से प्रेजेंट किया है, चार्ट में कैसे जोड़ा है, तो वो हम बच्चों को समझाएं कि किस तरह की सूचनाओं को हम किस तरह की मैप में रखते हैं, कि किसको हम डाउनवर्ड चार्ट में बनाएंगे, किसको हम सर्कुलर चार्ट में बनाएंगे। तो ये जब बच्चा समझेगा तो वो खुद भी जो है कॉन्सेप्ट मैप को डेवलप कर पाएगा। तो इसी तरह शिक्षक जो है वहां पर समूह कार्य और चर्चा को प्रोत्साहन दे सकता है। मार्गदर्शक की भूमिका निभाता ही है शिक्षक, कक्षा में चीजों को समझने में जो है कॉन्सेप्ट को सरल बनाने में उसकी सहायक की भूमिका होती है। वहीं मूल्यांकन में भी उपयोग कर सकता है, क्योंकि अगर हम सरल चार्ट के द्वारा कोई बच्चा चीजों को समझा रहा है तो हम चार्ट से ही कॉन्सेप्ट को समझाने पर उसको पूरे मार्क्स भी दे सकते हैं और आसानी से हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप चीजें जानता है, भले ही वो विस्तार से उत्तर ना लिखे। तो शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं भी मैप बनाए और ना कि केवल तैयार मैप को देखें। तो टीचर्स के द्वारा बनाए गए मैप को ही देखने से नहीं होगा, कि बच्चों को खुद से भी मैप डेवलप करना आना चाहिए। तो ये भी चीजों को सिखाना पड़ेगा, तभी बच्चे जो है कॉन्सेप्ट मैप को डेवलप करना सीख पाते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर या कॉन्सेप्ट मैप बनाना है, इसमें परेशानी कहाँ आती है, क्योंकि कई बार जो है सूचनाओं को एक डायग्राम में रखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक तो समय अधिक लग सकता है, अगर किसी पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स जुड़ते हैं तो उन्हें एक बड़े रूप में विस्तृत करने में, उन्हें कॉन्सेप्ट मैप में ऑर्गेनाइज करने में समय लगता है। दूसरा, इसके लिए विद्यार्थी स्वयं से कर पाए उसके लिए उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, उन्हें बार बार बताना पड़ेगा कॉन्सेप्ट मैप कैसे बनता है। साथ ही कई बार जो कठिन विषय होते हैं, जटिल विषय होते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कठिन विषयों को कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा समझाना, या जिस विषय में 10-12 बिंदु जुड़ते हो तो उन सारे बिंदुओं को अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट मैप में जोड़ना मुश्किल होता है। तो ये सब परेशानियां होती हैं और कई बार संसाधनों की कमी से भी ऐसी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि चार्ट की उपलब्धता ना होना या फिर जो है चार्ट बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता हो तो उस सामग्री की आवश्यकता न होने पर भी आपको कठिनाई हो सकती है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी जो है पूछ लेता है कि कॉन्सेप्ट मैप की सीमाएं लिखिए या ग्राफिक ऑर्गेनाइजर की क्या सीमाएं हैं उसको लिखिए। तो 1 नंबर में 2 नंबर में अगर ऐसा कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में जो चर्चा हुई है वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के बारे में हुई है, कॉन्सेप्ट मैप के बारे में हुई है। तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हाँ समझ में आ गई है। तो ऑर्गेनाइजर के बारे में एक बात समझ लो कि जो आजकल जो नए टीचिंग मेथड है ना, वहां पर तो आपको ये यूज करना ही है और आपको चार्ट्स बनाने हैं ताकि आप जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आसानी से बच्चों को समझा पाएं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। जितने भी लोग ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो सब जो है चीजों को आसानी से इनके द्वारा रिवाइज कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं, ताकि आप क्वेश्चंस में अपने भली भांति आंसर लिख पाए और आपकी कुछ हेल्प हो पाए। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रखते हैं शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।